लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए शुक्रवार को वोट पड़ेंगे। दूसरे चरण में 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें 6 सीटें मध्य प्रदेश की भी हैं। दूसरे चरण में एमपी की 6 सीटों में सतना, रीवा, खजुराहो, टीकमगढ़, दमोह, होशंगाबाद में वोटिंग होगी। इन सीटों की चुनावी तस्वीर पर नजर डालें तो सतना में बीजेपी उम्मीदवार गणेश सिंह मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। गणेश सिंह के सामने कांग्रेस से विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा उम्मीदवार है। सतना में बसपा के नारायण त्रिपाठी ने ब्राह्मण वोटों का गणित गड़बड़ा दिया है। रीवा में बीजेपी के जनार्दन मिश्रा को कांग्रेस की नीलम अभय मिश्रा चुनौती दे रही है। राजेंद्र शुक्ल से जनार्दन की नजदीकी की वजह से ब्राह्मण वोटर्स भाजपा के पक्ष में दिख रहे हैं। दमोह में बीजेपी के राहुल लोधी कांग्रेस के तरबर सिंह लोधी पर भारी पड़ रहे हैं। जयंत मलैया और प्रहलाद पटेल दोनों गुट राहुल की मदद कर रहे हैं। खजुराहो में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की राह आसान है। खजुराहो में कांग्रेस और सपा का फॉरवर्ड ब्लॉक के आरबी प्रजापति को समर्थन। खजुराहो में सपा की उम्मीदवार मीरा यादव का नामांकन हो गया था खारिज। टीकमगढ़ में सांसद वीरेंद्र कुमार के सामने कांग्रेस के पंकज अहिरवार एकदम नया चेहरा है। होशंगाबाद में भाजपा के दर्शक सिंह कांग्रेस के दिग्गज संजय शर्मा पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। होशंगाबाद में कई नेता कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। भाजपा इन सभी 6 सीटों के साथ एमपी की 29 में से 29 सीटें जीतने के दावे पर अड़िग है। उसे मोदी मैजिक पर भरोसा है तो कांग्रेस का मानना है कि मोदी मैजिक उतर चुका है और देश की जनता परिवर्तन चाहती है, जो इन सीटों के चुनाव परिणाम में दिखेगा। भाजपा मध्य प्रदेश में मोदी जी की गारंटी के आधार पर 29 की 29 सीटों पर विजयश्री प्राप्त करेगी। जनता की कृपा भाजपा को मिलेगी। मोदी जी के गारंटी के साथ देश का विश्वास। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 7 सीट के आधार पर नहीं, मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटों के आधार पर योजनाबद्ध ढंग से काम कर रही है। हर बूथ पर भाजपा के पन्ना प्रभारी, अर्ध पन्ना प्रभारी, बूथ के हृदय सब सक्रिय हैं और पूरी क्षमताओं से हम प्रयास करेंगे कि भाजपा के पक्ष में जो हमारा लक्ष्य हर मतदान केंद्र पर पिछली बार की तुलना में 370 अधिक मत, उस पर काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी मूल मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी ने मूल मुद्दों से भटकने नहीं दिया है। इस चुनाव को लाख प्रयास प्रधानमंत्री तक ने किए हैं और इसके बाद हम आश्वस्त हैं कि जनता जो है वो मूल मुद्दों पर वोट डालेगी। जनता आने वाले खूबसूरत कल को बनाने के लिए वोट डालेगी और ऐसे में 10 साल जिनको मौका दिया है और उन्होंने कोई काम अगर नहीं किया है तो उनको बदलने के लिए वोट डालेगी। और मध्य प्रदेश को जिन लोगों ने बदहाली की तरफ धकेला है, जनता उनको वोट नहीं देगी। परिवर्तन होने जा रहा है। दावों से इतर दोनों पार्टियों की चुनावी तैयारियों की बात करें तो बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभाएं की है। इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत दूसरे बड़े नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे हुए हैं। वोटिंग से पहले की रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजधानी भोपाल में डेरा डाल लिया है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय नेताओं में सिर्फ सतना में राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक सभा हुई है। इसके अलावा पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, अरुण यादव, विवेक तन्खा, अजय सिंह जैसे नेता भी चुनावी मैदान में दिखे हैं, लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कहीं नजर नहीं आए। इन हालातों के बीच चुनाव परिणाम कैसे आते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा दूसरे चरण का रण में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर, इसी विषय पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, डिबेट करेंगे, लेकिन पहले एक नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। दूसरे चरण के रण में कौन पड़ रहा भारी? क्या है भारतीय जनता पार्टी के क्लीन स्वीप के दावे का आधार? कांग्रेस को कहां से दिख रही परिवर्तन की उम्मीद? जातीय समीकरण या राष्ट्रीय मुद्दे, दूसरे चरण में किसका चला जोर? तो अहम एजेंडा पॉइंट्स है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा होगी, बातचीत होगी। तो मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर मतदान शुक्रवार को, और जिस तरह से पूरा जो घमासान था वो मध्य प्रदेश में दिखा दूसरे चरण के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं पहले चरण में जिस तरह से कम वोटिंग हुई वो भी चुनाव आयोग के साथ ही राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय रहा। तमाम सारे मुद्दों की चर्चा इस
चुनाव में है, चाहे वो स्थानीय मुद्दे हों, लेकिन स्थानीय मुद्दों से ज़्यादा चाहे वो राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, सनातन का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, या फिर भाजपा की गारंटी, मोदी मैजिक, डबल इंजन की सरकार, या फिर कांग्रेस के तमाम सारे सवाल जो इस चुनावी राजनीति में तैर रहे हैं। लेकिन जनता ही तय करेगी कि आखिर कितने जो वादे हैं, किसके वादे उस पर कितना असर करते हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने खास मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं शैलेंद्र पटेल जी, मुख्य प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व विधायक भी है, स्वागत करूंगा आपका मैं। मेरे साथ में है शिवम शुक्ला जी, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश से, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवदत्त दुबे साहब, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहले शैलेंद्र पटेल जी, आपसे ही सवाल, क्योंकि 6 ये जो अब सीटें हैं, पहले जो 6 सीटें थी उसमें एक सीट आपके पास थी छिंदवाड़ा, जिसकी बहुत चर्चा इस चुनाव में भी रही, लेकिन एकमात्र इकलौती सीट जो 2019 में आपके पास थी। अब 6 सीटों पर जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं, कितनी उम्मीद कांग्रेस को लगती है कि कहीं ना कहीं हम 6 सीटों में ये फला सीट गेन कर पाएंगे, या फिर इस तरह से समीकरण के तहत हम गेन कर पाएंगे? क्योंकि अगर देखा जाए बुंदेलखंड, विंध्य, या फिर एक नर्मदापुरम की हम बात कर ले, खासतौर पर विंध्य और बुंदेलखंड का जो एरिया है, क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण वहां पर तमाम असर करता है। कितनी उम्मीद है कांग्रेस को इस क्षेत्र से? देखिए सक्सेना जी, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि हर चुनाव की तासीर अलग होती है। हर चुनाव में रिजल्ट्स पिछले चुनावों से डिफरेंट आते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो कभी कांग्रेस की सरकारें रहती, वही अभी आज भी रहती। बदलाव हमेशा होता है और हमारे देश का मतदाता बहुत सोच समझकर, समय काल परिस्थिति देखकर अपना वोट देता है और अपने भविष्य को कहीं ना कहीं समझता है। 10 साल तक यूपी की सरकार थी, हो सकता है उस सरकार के बाद में जनता को लगा कि नहीं बदलाव चाहिए, और एनडीए की सरकार पिछले 10 सालों से आपके सामने थी। चुनाव में आप देखेंगे कि पहले 400 पार का परसेप्शन क्यों बनाया गया, वो इसलिए कि जनता में उन्होंने माइंड गेम खेलने की कोशिश की। लेकिन पहले चुनाव का जो पहला चरण आया, उसके आते आते वो कहीं ना कहीं जो गुब्बारे में हवा भरी थी वो फुस हो गई, कहीं ना कहीं वो हवा निकल गई। क्यों? क्योंकि जिस तरीके के एक्सपेक्टेशन, जो बात कही गई थी कि हम हर बूथ पे 370 वोट बढ़ाएंगे, अब बढ़ाने की जगह घट गए। अब जब घट गए तो अब बताइए क्या स्थिति होगी। तो निश्चित रूप से जो पहले चरण के चुनाव के बाद में आज जो बीजेपी में एक घबराहट सी थी, रात की बैठकें हुई और ज्यादा वोट डलवाने की बात की गई, अधिकारियों पे उस तरह का सारा आपको भी पता है किस तरीके से वो बात बनी, ज्यादा वोट डलाएं। कहीं ना कहीं एक डर का माहौल हो गया कि नहीं, हमारा परफॉर्मेंस पिछले इलेक्शन के मुकाबले बहुत खराब जा रहा है और 400 की पार छोड़िए, सरकार बनाने में भी बहुत दिक्कतें हैं। लेकिन शैलेंद्र जी, आप परसेप्शन की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ठीक है कि अब की बार 400 पार, वो कह रहे हैं हम क्लीन स्वीप करेंगे। लेकिन जब कांग्रेस से बात करते हैं तो कांग्रेस कहती है कि हम 10 सीटें जीत रहे हैं, 12 सीटें जीत रहे हैं। लेकिन जब आप चुनाव मैदान में, तो क्यों नहीं लगता कि नहीं, कांग्रेस भी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत रही है? शैलेंद्र जी देखिए, निश्चित रूप से आप चुनाव मैदान के आप देख लीजिए, जो चुनाव हुए हैं, अब कल का तो कल ही बात हो पाएगी कितने वोट डलते हैं, कितने नहीं डल पाते हैं। लेकिन हम सेकंड फेज के पहले फर्स्ट फेज की बात करेंगे ना, जो 102 सीटों पे चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में 6 सीटों पे चुनाव हुआ, आज वहां की स्थिति देख लीजिए। आज चुनाव की हम रिपोर्ट देखेंगे, आज सतना में बहुत अच्छी पोजीशन में हम सब जानते हैं, बात हो रही है। सिद्धार्थ कुशवाहा जिस तरीके से वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत ही अच्छी मेजोरिटी से वो निकाल रहे हैं। आप अलग अलग की हम बात करेंगे, वो तो सीधा 29 की कह देंगे, उससे तो काम नहीं चलेगा। हम भी कह रहे हैं 29 जीत जाएंगे, तो वो तो संभव नहीं है ना। आप कहना वही परसेप्शन 400 पार या 29 हमारा क्लीन स्वीप, हम 29 कमल की माला पहनाएंगे, इन बातों को जुमलों से ही तो देश चला रहे हैं। उसी जुमलों से आज कहीं ना कहीं माइंड गेम खेलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत में आप जाएंगे, चाहे सतना हो, चाहे रीवा हो, चाहे होशंगाबाद हो, चाहे दमोह हो, आप हर जगह आप देखिए किस तरीके से वहां इलेक्शन हो रहे हैं और डे बाई डे वहां पे किस तरीके से वहां का कार्यकर्ता काम कर रहा है और जनता में एक बदलाव की बात। चलिए, जनता बदलाव की बात है, सीधे शिवम जी के पास में आ जाता हूं। शिवम जी, तमाम सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के सामने फेवरेबल है। अगर हम विधानसभा चुनाव देखते हैं, नो डाउट आपने ऐतिहासिक जीत हासिल की, फिर डबल इंजन का फार्मूला भी है, मोदी जी की डबल गारंटी भी है। लेकिन जिस तरह का पहला चरण हुआ, उम्मीद बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी को भी थी। वही कहा जा रहा था, संघ का भी कहीं ना कहीं एक प्रेडिक्शन था कि जो वोटिंग परसेंटेज 75 के ऊपर जाना चाहिए।
क्या कहीं ना कहीं ये तमाम सारी चीजें जो वोटिंग परसेंटेज कम गया है, ये एक बीजेपी के लिए एक चुनौती है? ठीक है, आप कह रहे हैं हम क्लीन स्वीप करेंगे, 29 में 29 से जीतेंगे, कहीं ना कहीं ये जो चीजें हुई हैं उससे क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चिंता बड़ी है कि आखिर ये वोट परसेंटेज क्यों कम हुआ जब तमाम सारी चीजें हैं, जनता क्यों निकल के नहीं आई? देखिए राजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जिस अंचल में भी वोटिंग हुई थी वहां पर उस दौरान शादी विवाह का सीजन था, कटाई का भी सीजन चल रहा है और उसके साथ ही साथ बड़ी संख्या में गर्मी की वजह से भी लोग वोट डालने नहीं गए। जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, भारतीय जनता पार्टी का जो डेडिकेटेड वोटर है, जिसको प्रधानमंत्री जी की योजनाओं से लाभ मिला है, जो प्रधानमंत्री जी के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों पर विश्वास करता है, वह पूरी मजबूती के साथ आया और अपना मतदान का प्रयोग, अपने मताधिकार का प्रयोग उसने जो बूथ है वहां तक जाकर के किया। वहीं कांग्रेस का जो वोटर है, जो कांग्रेस के लिए मतदान करने की कुछ लोग सोच रखते रहे होंगे, तो उनके मन में यह भाव था कि देश का जनता, देश का जो पूरा माहौल है वह मोदी में हो चुका है, उस स्थिति में मत करने का भी कोई विशेष कोई औचित्य नहीं है और उसी दृष्टिकोण से बड़ी संख्या में लोग मत डालने नहीं गए। अभी विधायक जी बोल रहे थे कि हम 370 वोट प्रत्येक सीट पर कम बढ़ाने की बात कर रहे थे, तो इनको कैसे मालूम कि जो वोट डले हैं उसमें कांग्रेस को कितने डल गए? क्या पता वह जो वोटर थे उसमें लेकिन शिवम जी तो वो वोटर निकलना चाहिए ना। आप कहते हैं कि 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख कितने कार्यकर्ता और नेता अपने अपने पार्टी में कर लिए हैं, तो फिर वोट निकलना चाहिए ना, वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर एक नागरिक के रूप में, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हम तमाम मध्य प्रदेश के नागरिकों से अपील करते हैं कि अपने मताधिकार का ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रयोग करना चाहिए। लोकतंत्र का महापर्व है, ऐसे में बड़ी संख्या में लोग अगर बाहर आकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो लोकतंत्र का जो एक जनता का कर्तव्य है उसका निर्वहन कर पाएंगे। लेकिन दूसरा चीज यह भी है कि आज हम इस बात को स्पष्टता के साथ समझ सकते हैं कि कहीं पर भी देश में ऐसा कोई प्रमाणिक टूल इजाद नहीं हुआ है या कोई ऐसा फैक्ट नहीं है जो इस बात को सिद्ध कर सके कि वोटिंग परसेंटेज के घटने और बढ़ने का सरकारों से कोई लेना देना नहीं है। पूर्व में कई बार हमने देखा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के बावजूद भी जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट थी वो हार गई और बहुत बार बढ़ने के साथ वह जीत भी गई। तो ऐसी स्थितियां देश में अनेकों अवसरों पर सामने आई हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आज देश का नागरिक वोट जब देने जा रहा है तो उसके दिमाग में यह चीज है कि जहां प्रधानमंत्री मोदी जी भारत को वैभवशाली, गौरवशाली बनाने के लिए प्रयासरत हैं, मां भारती के वैभव को विश्व के उत्कर्ष पर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं, वहीं कांग्रेस का राजनीतिक आधार क्या है? यह हमारी जो संपत्ति है, हमारे जो देश में एक साझा संस्कृति है, उसको बांटने का काम करना चाहते हैं। इन लोगों की नजर वह गरीब, वह मेहनतकश जो अपने पराक्रम और परिश्रम के बल पर, जो अपने पुरुषार्थ के बल पर कुछ धन संपत्ति का संचय करता है कि अपने कमजोर वक्त में जब उसके ऊपर संकट की घड़ी आए तो उसका उपयोग कर सके, उसको यह छीन करके अपने जो तुष्टीकरण के एजेंडे को सेट करने के लिए अल्पसंख्यक वर्गों में बांटना चाहते हैं। जिस प्रकार की बयानबाजी राहुल गांधी जी के राजनीतिक जो मेंटोर हैं सैम पित्रोदा कर रहे हैं, बड़े लंबे समय तक वह कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी के भी चेयरमैन रहे थे, तो उसने कांग्रेस को पूरी तरीके से जनता के सामने नग्न करके रख दिया है। मैं जब आऊंगा सैलन जी से जरूर, आपने चूंकि अब उस मुद्दे का जिक्र कर दिया जिसकी चर्चा में आता हूं, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। शरण जी आता हूं, मैं चाहता हूं कि वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ देवदत्त दुबे साहब हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लूं। देवदत्त दुबे साहब, सीधा सा सवाल, क्योंकि हम एमपी की 6 सीटों पर ज्यादा फोकस हैं, इन 6 सीटों को किस रूप में देखते हैं? क्योंकि 6 की 6 भारतीय जनता पार्टी के पास में है, कहीं कांग्रेस दिख रही है किसी सीट पर? देखिए, जिस तरह की 6 सीटों पर मतदान है कल, वहाँ विंध्य और बुंदेलखंड की सीटें हैं और एक नर्मदापुरम है, तो ये जो इलाका यूपी से लगा हुआ है, तो और जातीय समीकरणों को यहाँ बहुत महत्व दिया जाता है विंध्य और बुंदेलखंड में। तो कल जिस तरह की है परिस्थिति, तो एक तो बीजेपी के लिए सबसे आसान सीट है खजुराहो, जहाँ विपक्ष का उम्मीदवार का फार्म ही निरस्त हो गया। वहाँ बीजेपी एक रिकॉर्ड मतों के जीत के लिए लड़ रही है खजुराहो सीट पर, जहाँ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा लड़ रहे हैं। कांग्रेस या बीजेपी को जहाँ दिक्कतें हैं वो सतना और रीवा में है, क्योंकि वहाँ जाति समीकरण किस तरह से एंड टाइम पे कोई गुल खिला दे, कई बार बिंद से जो खबरें नहीं, वैसा होता नहीं है। 2018 के विधानसभा चुनाव में हम आप देखें कि बिंद से कांग्रेस को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन 2-3 सीटों पर सिमट गई कांग्रेस। कभी उस बिंद ने अर्जुन सिंह को भी चुनाव हरा दिया। तो ये बिंद का इलाका जो है बड़ा जाति समीकरण वाला है, और जो जिस तरह से कुशवाहा और ब्राह्मण समीकरण सतना और रीवा में बने हैं, त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति है, तो वहाँ बीजेपी को दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि उनको राष्ट्रीय मुद्दों को क्या देवदत्त दुबे जी, क्या इसी समीकरण के तहत कांग्रेस कह रही है कि नहीं, सतना सीट का जिक्र इन 6 सीटों में कांग्रेस कर रही है कि हम सतना सीट बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि वहां नारायण त्रिपाठी भी मैदान में आ गए हैं गुणागणित खराब करने के लिए?
देखिए, वही मैंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव हो, मोदी के नाम पर चुनाव हो, लेकिन जहाँ जातीय मुद्दे वो वहां ले जाते हैं, तो धार्मिक या जाति, तो वहाँ कांग्रेस को इसलिए उम्मीदें हैं कि वहाँ जाति समीकरण, वो जो मैंने बताया कि ब्राह्मण कुशवाहा समीकरण बना रही है पार्टी। लेकिन एक बसपा क्या जोर खिलाती, क्यों नारायण त्रिपाठी बसपा से खड़े हुए, तो वो कितना वोट काटते हैं यदि किसका, कांग्रेस का कि बीजेपी, तो दोनों को नुकसान कर रहे हैं। ब्राह्मण वोट बीजेपी का काट रहे हैं वो, और दलित वोट कांग्रेस का काट रहे हैं, क्योंकि बसपा चुनाव चिन्ह हाथी है। तो ये कल आज जो रात में जो पंचायतें बैठती हैं गांव-गांव में, जो तय करते हैं, एक लास्ट दिन में जो समीकरण बनते हैं, कल आपको मतदान केंद्र पर देखने पे जाने मिलेगा कि क्या रुझान बना है, क्योंकि बिंद तो बहुत समाजवादियों का गढ़ रहा, उलट फेर करने वाला इलाका रहा है। तो आप कह सकते हैं कि वहाँ जातियों के समीकरण ज्यादा, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है तो जाति हुआ। आपको पता है पूरे देश में बसपा का पहला सांसद रीवा से जीता था, तो जो उत्तर प्रदेश में बसपा शासन में रही, लेकिन पहला बसपा का सांसद रीवा से जीता था, और पिछली बार भी जाति समीकरण में बहुत गुल खिलाए थे। चलिए, बेहतर बात जयदीप दुबे साहब आप कर रहे हैं। मैं एक बार फिर सैलन जी के पास में आ जाता हूं। सैलन जी, सीधा सा सवाल, हालांकि अगर देखा जाए चुनाव में मुद्दे तमाम सारे हैं, कांग्रेस वैसे भी अगर राम मंदिर के मुद्दे पर लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े लंबे समय से करती आई है, निमंत्रण जो न्योता ठुकराया था, लेकिन क्या जिसका जिक्र शिवम ने किया कि सैम पैत्रोदा का जो बयान है, क्या ऐसे बयान परेशान करते हैं कांग्रेस को, विरासत वाला जो बयान है? सक्सेना जी, मैं कहना चाहता हूं, मेरे काबिल छोटे भाई शिवम ने भी बातें रखी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि उनके पास एक पैरामीटर तो है कि 400 पार कर जाएंगे, और दूसरा पैरामीटर क्लीन स्वीप का है, लेकिन कौन को वोट डलेगा नहीं डलेगा ये पैरामीटर वो कह रहे कि वो नहीं है। तो वो बात कहीं ना कहीं समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी जो बात कहती है उसमें बहुत अंतर है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये तो हम नहीं बता सकते कांग्रेस का डला कि बीजेपी का डला, ये तो कम डला तो किसका डला, फिर 400 पार और 29 की 29 सीटें की बातें कहां हो गई। रही बात राम मंदिर की और सेम प्रत्युता की बातें, देखिए चुनाव में आज आम जनता बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से कहीं ना कहीं परेशान है। आज लगातार जो किसान है उनकी आय दुगनी नहीं हुई है। आज युवाओं में बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, आज 30 लाख से ज्यादा पद तो हमारे केंद्र सरकार के खाली है, सरकारी पद उनकी पे भर्तियां नहीं हुई हैं। तो आज जो मेन मुद्दों से इधर उधर क्यों वो बातें की जा रही हैं। आप अगर बयान आप सुनेंगे मनमोहन सिंह जी का, अभी शिवम जी कह रहे थे कि वहां पे तुष्टिकरण की बात करें, कहां उसके अंदर था, पूरा बयान आप सुने, उसका हिंदी में अनुवाद करें। अनुवाद क्यों प्रधानमंत्री जी, मुझे तो नहीं लगता कि शायद उनको इतना ही ज्ञान नहीं होगा, वो तो बहुत ज्ञानवान है, देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनसे हम ये उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री का जो बयान आया उसको आप किस तरीके से आप प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। वहां एक शब्द भी नहीं कहा गया, लेकिन नई बात आ गई, इस चुनाव में क्यों मुसलमान, क्यों मटन, क्यों वो सारी की सारी बातें, ये मछली, ये सब चुनाव के जो मुख्य मुद्दे हैं उनको भटका के आप कहीं और ले जाने का प्रयास, मंगलसूत्र की बात आ गई। तो ये कहने का मकसद है कि हम जो मेन मुद्दे हैं आज देश पर जिसकी बातें होना चाहिए कि आज रुपए की कीमत कहां जा रही, कोई करने की बात नहीं कर रहा। आज डीजल और पेट्रोल की भाव कम क्यों नहीं हो रहा, कोई बात नहीं कर रहा। गैस के सिलेंडर के भाव क्यों इतने महंगे, कोई उसकी बात नहीं कर रहा। रोजगार का क्या होगा उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन सबसे हटाकर कहीं तीसरे और चौथे स्थान पर आपको बार बार ले जाया जाता है कि आप इन बातों में आए और वोट हमें दे दें। अब भैया क्या हम कब तक ऐसे देश में चलेगा, अब ये चलने वाला नहीं है। लेकिन सैलन जी, आपको लगा ठीक है, जिस तरह से अगर हम एमपी पे फोकस करें, 6 सीटों की बात कर रहे हैं, अगर हम भारतीय जनता पार्टी को देखें, 20 दिन में पीएम नरेंद्र मोदी की 5 बार वो यहां पर दौरे हो चुके हैं अलग अलग जगहों पर। लेकिन कांग्रेस, आखिर स्थिति यह भी है कि आपके पास सिर्फ एक सीट है, विधानसभा में आपका क्या परफॉर्मेंस रहा वो भी सामने है। फिर ऐसे में आपका केंद्रीय नेतृत्व क्यों एक्टिव नहीं हुआ, क्यों जो चीजें आप जिसकी बात कर रहे हैं कि ठीक है हम और बेहतर तरीके से जनता के बीच में जाएंगे तो शायद बेहतर परफॉर्मेंस हम 2019 के मुकाबले फिर 24 में कर पाए, सर कैसे क्यों नहीं हुआ ऐसा? देखिए राजेश जी, बड़ी सीधी सी बात है, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। अब पूरे देश में चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है तो बार बार उनको ला रहे हैं, सांसदों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है कि जिनका कैंडिडेट तो कोई मतलब ही नहीं बचा। अगर कैंडिडेट फोकस्ड इलेक्शन होगा तो वहां भी मुझे नहीं लगता कि इस जगह की आवश्यकता होगी। और डर का माहौल है,
आज जो मध्य प्रदेश को वो चाह रहे थे कि हम 29 से 29 सीटें जीते हैं, 28 का था, हमें एक सीट बढ़ानी थी, आज डर ये बैठ गया कि 12 से 14 सीटों पे उनको संकट मंडराने लगा। कहीं ना कहीं जो मैसेज गए तो बार बार प्रधानमंत्री जी को भी और अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को मध्य प्रदेश की ओर रुख करना पड़ा। कांग्रेस की तरफ से राहुल जी भी आए, खड़गे जी भी आए, प्रियंका जी का कार्यक्रम फिर बन रहा है, राहुल जी का फिर आगे कार्यक्रम बन रहा है, समय समय पे आ रहे हैं। और आप देखें कांग्रेस पार्टी की और तरफ से भी लगातार सारा सामूहिक नेतृत्व की बात की जा रही है। आप देख रहे हैं हर जगह पे जीतू पटवारी जी, अरुण यादव जी, विवेक तनखा जी, तीनों नेता और अन्य नेता वहां पे पहुंच रहे हैं। रही कमलनाथ जी की अभी बात कही थी, कमलनाथ जी नहीं पहुंचे, इलेक्शन के दिन के बाद से वो छिंदवाड़ा के बाद बैतूल में सभा करके गए, होशंगाबाद में सभा करके गए। देता हूं शिवम, जवाब दे दें। वो कह रहे हैं कि जो मूल मुद्दे हैं कहीं ना कहीं उसकी चर्चा नहीं है, मुद्दे ऐसे कि जो कहीं ना कहीं सीधे वो जनता पर इफेक्ट नहीं करते, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, वो कह रहे हैं इन मुद्दों पर चर्चा नहीं है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि महंगाई, बेरोजगारी, जन कल्याण के जितने भी विषय थे उसके संबंध में हमने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। 18 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, उन तमाम चीजों में मैं जाना नहीं चाहता आंकड़ों में। नल जल योजना से कितने लाभान्वित हुए, आयुष्मान भारत योजना से कितने, उज्ज्वला योजना से कितने, आवास योजना से, शौचालय से, प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि है, इसके अतिरिक्त भी अनेक जो हमारी प्रदेश सरकार की डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर की योजनाएं हैं गरीब कल्याण के लिए, उन विषयों को हम छोड़ दें। लेकिन आज जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आज जब यह बात करते हैं कि मुद्दे से हम भटकाने की बात कर रहे हैं, क्या जब इनकी कर्नाटक में इनकी सरकार है, ओबीसी वर्ग के आरक्षण में जब मुस्लिम आबादी को जबरदस्ती घुसाने का प्रयास किया जाता है, तो क्या यह सीमाओं का अतिक्रमण नहीं है? क्या वह ओबीसी वर्ग के साथ छलावा नहीं है कि आप उनके आरक्षण में कहीं ना कहीं मुसलमानों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? इसके साथ ही अनेक स्तरों पर हम देखेंगे कि जब से यह लोग जहां भी सरकार में आए हैं, इनका एक एजेंडा है जिसमें यह तुष्टीकरण करने के लिए लगातार इस प्रकार से अपनी विचारधारा और अपनी नीति को आगे बढ़ा रहे हैं, जहां पर यह बहुसंख्यक आबादी के हितों को ताक पर रखते हुए सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर देश की जनता इसको जानती है, देश की जनता देख और समझ रही है कि आज कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता किस मानसिकता के साथ चुनाव में उतरे हैं और किस एजेंडे को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जब देश की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करने जाएगी तो यह इस चीज को स्मरण में रखेगी कि एक और राहुल गांधी जी जहां हमारे हिंदू समाज को, जहां बहुसंख्यक आबादी को खंड खंड में, जातियों में बांटना चाहते हैं और इसका एडवांटेज कैसे लेंगे? अल्पसंख्यक वोटों को एकजुट करके। तो स्वाभाविक तौर पर यह चीजें तो बहुत ही प्रकट रूप से जनता को दिखाई दे रही हैं। इनके घोषणा पत्र में यह चीजें शामिल है। अभी यह बोल रहे थे मनमोहन सिंह जी का बयान मिसकोट किया गया, उस समय पे इनकी सरकार एक लेजिस्लेशन लेकर के आई थी जिसमें जो लोग कन्वर्जन करके दूसरे धर्म में चले गए हैं उनको जो स्टेटस, उनका जो कोटा होता है रिजर्वेशन का, वह बदस्तूर जारी रखने का प्रयास किया जा रहा था। तो इस प्रकार से हमारे सनातन धर्म को पूरी तरीके से खंडित करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, जिसको देश की जनता किसी भी कीमत पर माफ करने वाली नहीं है। देखिए शिवम जी, मेरे बड़े छोटे भाई में काबिल व्यक्ति हैं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मनमोहन सिंह जी का स्टेटमेंट आपने सुना? स्वाभाविक तौर पर पूरे देश ने सुना। मेरी बात सुनिए, मैंने आपको नहीं टोका, आप उसका अनुवाद आप करें और आप शायद अनुवाद करके मुझे बता दें कि वहां कहीं कहा तो मैं बिल्कुल आपसे हाथ जोड़ के यहाँ पे माफी मांग लूंगा कि भाई साहब मैं गलत हूं, आप ठीक हैं। देखिए किस तरीके से आप मुद्दों से भटकाने का प्रयास करें। रही बात आपने अभी कर्नाटका का कहा कि आप उसमें उनको घुसेड़ रहे हैं, हर जाति में पिछड़ा वर्ग होता है और उसी तरीके से जो आरक्षण है सबके ऊपर लागू होता है। और कहीं भी राहुल गांधी जी को धर्म के बांटने की बात नहीं, वो सीधी सी बात कर रहे हैं, जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक मिले, कोई गलत बात तो नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं देश के विकास में आज बहुत कई जगह ये देखा जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, आज इस डिफरेंस को मिटाने का काम। एक सेकंड लाइन को मुझे खत्म कर ले, आप बोलिएगा। वो कहीं गलत कर रहे हैं या कहीं किसी वर्ग को अगर उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, वो आज पीछे रह गया है। अगर हम अपने परिवार में, घर में जो कमजोर होता है उसको अगर आगे नहीं बढ़ाएंगे तो परिवार भी नहीं चलता, देश भी उसी तरीके से चलता है कि जो पीछे रह गए हैं या जो तरक्की की राह में आज उनके सामने मुश्किल है, उनकी गिनती करके उनका न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। और यही राहुल गांधी जी ने कहा, उन्होंने तो कहीं नहीं तुष्टीकरण की बात करी, लेकिन उन चीजों को किस तरीके से डाइवर्ट करके कोट कर दिया जा रहा है, उसको तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी बात नहीं कर रहे थे, चुनाव आते आते मुसलमान शब्द निकलने लगा, तुष्टीकरण शब्द निकलने लगा। क्यों? क्योंकि आप ध्रुवीकरण आप चाहते हैं। चलिए ध्रुवीकरण आप चाहते हैं। मैं आप सीधे आ जाता हूं, वक्त की कमी दे दो दुबे साहब के पास में आ जाता हूं। दे दो दुबे साहब, मुझे लगता है कुछ नया नहीं हो रहा है। अमूमन जब भी कोई चुनाव होता है, फिर जब लोकसभा का चुनाव हो, केंद्र का चुनाव हो, इसी तरह के मुद्दे हावी हो जाते हैं। कोई इसमें नई बात नहीं है कि हम कहते हैं कि इसमें महंगाई की चर्चा नहीं है, इसमें बेरोजगार की चर्चा नहीं है, इसी तरह के मुद्दे रहते हैं। और मुझे लगता है कि वही मुद्दे तैर रहे हैं। मेरा सीधा सा सवाल कि जाति समीकरण या राष्ट्रीय मुद्दे दूसरे चरण में किसका आपको लगता है कि नहीं अभी जोर रहेगा? हालांकि हम बुंदेलखंड और बिंद की बात कर रहे हैं, पहले भी मैंने कह दिया कि यहाँ पर क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण ज्यादा हावी रहते हैं।
बिल्कुल। या तो चुनाव में कोई जुनून हो किसी को बनाने का या किसी को हटाने का, तब एक मतलब वेव चलती है, लहर चलती है, तब जाति, धार्मिक सब मुद्दे गौण हो जाते हैं और एक मतदाता सुबह से निकलता है, लाइन लगा के वोट डालता है। लेकिन जब चुनाव ऐसे होते हैं कि मैनेजमेंट पे है कि किसका कार्यकर्ता पहुँच रहा, अपनी बात समझा रहा है, कांग्रेस के लोग जाएँगे तो जाति की जनगणना या जो भी महंगाई, बेरोजगारी इनकी बातें समझाएँगे और भाजपा के लगातार मुद्दे चल ही रहे हैं कि राम मंदिर, विकास, मोदी जी की गारंटी और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। तो उपलब्धियाँ बताएँगे भाजपा वाले, खामियाँ बताएँगे कांग्रेस वाले। तो जो हमने पहले चरण में देखा कि वो जो मतदान हुआ, वो औसत मतदान हुआ। जैसे 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो जुनून था वैसा नहीं दिखा, उतना परसेंटेज नहीं हुआ, परसेंटेज कम हुआ। तो ये मुद्दे क्या होंगे जिसका मत कार्यकर्ता अच्छे से समझा पाएगा और जो मतदान के अंदर ले जाएगा। कल असली लेकिन परीक्षा देवेंद्र है दुबे साहब यही बड़ा उन सवाल दलों है, की। क्योंकि जिस तरह से 2019 के लिए कहा जाता है कि पुलवामा वाला, फिर उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, इस बार तो बड़ा मुद्दा था कि चलिए राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वहां पर हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं एक बम्पर वोटिंग वही होना चाहिए। शुरू से ये बात चलती रही कि जो पूरा चुनाव है साइलेंट है, मतदाता सोचकर बैठा है, लेकिन फिर वो निकला नहीं। बस मैं वही कह रहा था कि वो जुनून जो कई बार जैसे इंदिरा जी की हत्याकांड के बाद उपजी लहर, या कभी जब 2014 में मनमोहन सिंह सरकार के जो घोटाले आ रहे थे उसके बाद हटाने का जो जुनून था, वैसा नहीं। इसमें परीक्षा है दोनों दलों की, जो दावे करते हैं कि हमारे बूथ पे 10 कार्यकर्ता हैं, हमारे पेज प्रभारी, हमारे आधे पेज प्रभारी। दोनों ही दलों ने बूथ मैनेजमेंट पे बहुत जोर दिया है। तो देखना होगा किसके बूथ के कार्यकर्ता अपने अपने मतदाताओं को मतदान केंद्र तक ले जाना। चलिए, बेहतर बात देवेंद्र दुबे साहब आप कह रहे हैं कि ये परीक्षा है, एग्जाम है, और मुझे लगता है कि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जनता जनार्दन ही है जो राजनीतिक दलों का भविष्य लिखेगी, उनका रिजल्ट लिखेगा। मैं फिर एक बार कहूंगा कि आप जहां पर सेकंड फेज में वोटिंग होना है, जिस लोकसभा में आप वोट डालने जरूर जाइए, वो आपका अधिकार है। लेकिन इस बीच तमाम सारे मुद्दे हैं, आरोप है, प्रत्यारोप है, दावे हैं, वादे हैं, लेकिन जनता को चुनना है अपने मन पसंद का जनप्रतिनिधि और अपनी सरकार। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो सेकंड फेज की जो वोटिंग है वो शुक्रवार को होगी। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अपने अपने तरीके से जो चुनाव प्रचार चला, जनता के बीच पहुंचने की जो कोशिश की गई, अब बारी है जनता की कि वो घरों से निकले और वोट डाले, क्योंकि आपको जो अधिकार मिला है उसका उपयोग आप जरूर करिए। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।